भारत सरकार ने क्या किया, बेसिकली तो है वेट एंड वॉच पॉलिसी, क्योंकि जैसे आपने स्वयं कहा हमारे दोनों से संबंध रिश्ते हैं। ना भारत ने इजराइल को समर्थन दिया है, ना अमेरिका को समर्थन दिया है, ना उसने कहा, बल्कि भारत ने बार बार कहा है, पहले भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था पुतिन के साथ, और वही चीज़ है, वी वांट द डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। जो तनाव इतना हो गया है, हम चाहते हैं उससे आप नीचे आइए, और जब तनाव कम होगा तो आप डायलॉग में भी आएंगे, डिप्लोमेसी में भी आएंगे, निगोशिएशन करेंगे। इजराइल ने कहा है कि देखिए ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टोटल डिस्ट्रॉय नहीं कर लेंगे, और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरा विनाश नहीं कर देंगे, नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। तो इजराइल ने तो अपना बहुत स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है। इधर से हमले चल रहे दोनों साइड से। ईरान को ये लग गया है कि अब केवल ये एक मिलिट्री वॉरफेयर नहीं रह गया है, मिलिट्री में तो वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास एयर डोमिनेंस है और उनका मिसाइल, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको ये लगा कि जब तक हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकोनॉमिक एसेट पर अमेरिका और उनके समर्थित देशों पर जब तक हम अटैक नहीं करेंगे, तब तक हमें रियल सफलता नहीं मिलेगी। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है, भले ही बहुत ज़्यादा चर्चित विषय हो गया है कि आज उसने 400-450 kg यूरेनियम जो उसका जो फिसाइल मटेरियल है उसको वो बना चुका है, 60% उसका एनरिचमेंट ग्रेड आ गया है। थोड़ा सा और अगर कर लेगा तो लगभग वो 10 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कगार पे आ जाएगा। अभी देखिए इस बात की पूरी तरीके से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब देखिए पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे किनारे ऑल अलोंग द रूट उसने क्या किया, पूरे रॉकेट लॉन्चर लगा दिए अपने। बैलिस्टिक मिसाइल्स खुलती हैं, बस साइलोज से बाहर आती हैं, फायर करती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, बंद हो जाता है। वो पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओपनिंग है, कहाँ से दाग कर चली जाती हैं। तो अमेरिका को ये सारे चैलेंजेस अभी एड्रेस करना होगा, और ये कह देना कि हम जीत चुके हैं, ये तो बहुत हास्यास्पद लगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले 12-13 दिनों से ईरान, अमेरिका, इजराइल वार जो है वो लगातार जारी है। एक दूसरे पर हमलों का दौर जारी है, ड्रोन से, मिसाइल से, और यहाँ तक कि ईरान ने जो फारस की खाड़ी है जहाँ से ऊर्जा के जहाज, तेल के जहाज गुजरते हैं, उसको भी बंद करके रखा हुआ है। तो इन सारे सिनारियों पर भारत पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा, और या पड़ रहा है, या भारत की जो विदेश नीति है वो क्या इस वक्त सही है जिस तरह से उनकी नीति सामने आई है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के हेड डॉक्टर संजय गुप्ता साहब। गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। संजय सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई सिर्फ यही कारण था कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर था, इसलिए अमेरिका ने फिर हमला किया, या इसके पीछे कुछ और भी देखते हैं आप? देखिए, अब जैसे तो अमेरिका का तो मानना है, जैसे आपने स्वयं बताया, कि वो न्यूक्लियर जो उसकी फैसिलिटीज थी, इंस्टॉलेशन था, उसको समाप्त करना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उसके साथ कुछ और भी कारण थे। क्या है सर? अच्छा, अब देखिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, डाइवर्जेंट उसके ओपिनियंस हैं। इंडिया जैसे इजराइल का कुछ और मानना है, ईरान का कुछ और मानना है, अमेरिका का कुछ और मानना है। अब देखिए ईरान के जहाँ तक की अगर बात आ गई, ईरान और इजराइल दोनों अपने आप को बता रहे हैं ये जो वॉर है इट इज़ अ वॉर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। ईरान भी मानता है, कहता है जिस तरह से ग्लोबल प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा था, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप अपना परमाणु जो कार्यक्रम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसको आप रोकिए, क्योंकि पूरा रीजनल थ्रेट है और इजराइल को दूसरे थ्रेट लग रहा था। इन लोग ने ये अपना जो पक्ष दिया है ना, इन लोगों को ये इनका परसेप्शन था। ईरान ने तो स्पष्ट बता दिया, मेरे लिए तो सर्वाइवल का वॉर है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल पावर्स हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि आप अपने देश की जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो उसके ऊपर आप हमसे पहले वार्ता करेंगे, न्यूक्लियर कितना प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हमको आप बताइए, परमिशन लीजिए। अभी जैसे अली इनका जो सैयद मुश्तबा खामनेई का जो अभी सुप्रीम लीडर वहाँ पर हुए हैं, उसको भी लेकर जैसे ट्रम्प ने बयान दिया कि हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्होंने कैसे कर लिया, ये हमसे पूछकर इनको करना चाहिए था। तो देखिए जब इस तरह से अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या रीजनल जो डिप्लोमेसी है अगर इस तरह से चलेगी तो हर देश आज के समय में स्वतंत्र है। अब देखिए जब संप्रभु है, स्वतंत्र है। जब हम ईरान के संबंध में बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईरान एक बहुत ही डिफरेंट पावर है, इट इज़ अ सिविलाइजेशनल पावर जिसका इतिहास कम से कम 2-2.5 हज़ार वर्ष पुराना है और भारत के समान एक पुरानी सभ्यता है, और कोई एक ऐसा हल्का फुल्का राज्य नहीं रहा है, बल्कि इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर इन द एंटायर मिडिल ईस्ट है ना। वेस्ट एशिया को भी उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है, मिडिल ईस्ट में तो है ही उसका।
इसलिए, और जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका ने कहा कि हम तो इसलिए आ रहे हैं, जैसे सद्दाम हुसैन पर 2003 पर अटैक हुआ था, इराक पर अटैक हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था WMD का वो मामला है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहारक हथियार। बाद में ये पता चला जो हैंस ब्लिक्स जो यूनाइटेड नेशंस के वेपन्स इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई WMD नहीं था, केमिकल वेपन मिला कोई मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। बाद में पता चला इट वाज अ फॉल्स रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट डाली गई थी। अब देखिए, अब यही फील किया जा रहा है, अभी IAEA ने भी यही बात स्पष्ट किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है, ऑर्गन है, उसने भी कहा फिलहाल अभी तक कि अभी तक हमें इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया कि वास्तव में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है। भले ही बहुत बहुत ज़्यादा चर्चित विषय हो गया है कि आज उसने 400-450 kg यूरेनियम उसका जो फिसाइल मटेरियल है उसको वो बना चुका है, 60% उसका एनरिचमेंट ग्रेड आ गया है, थोड़ा सा और अगर कर लेगा तो लगभग वो 10 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कगार पे आ जाएगा। अभी देखिए, इस बात की पूरी तरीके से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है IAEA के द्वारा। इसीलिए देखिए, ट्रम्प ने तो पहले ये बात मान के चले हमें उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉल करना है, और संभवतः इसी वजह से 2015 में जो ओबामा ने किया था ईरान और अमेरिका के साथ, जो उनकी जो न्यूक्लियर डील थी, जिसमें यह था कि ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रहेंगे दे विल बी ओपन फॉर द इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बाय द IAEA। लेकिन जब ट्रम्प साहब आते हैं, उन्होंने इसको रोल बैक कर दिया और कहा कि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान छुप कर चोरी से वो कार्यक्रम बना रहा है। आज की तारीख में देखिए, अभी तक कोई, जैसे हमने बताया, कोई ऐसी बात नहीं पता चल पा रही है। तो सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के इस समय हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से ईरान अपने पड़ोसियों पर भी उसने हमले किए हैं, तो आपको लगता है कि ईरान के वजूद पर खतरा है कोई? देखिए, अब उस समय तो था जब ये 1-to-1 वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका और इजराइल ने जब मिलकर इनके ऊपर हमला किया ईरान के ऊपर, उस समय तो ये वॉर ऑफ सर्वाइवल था, जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन भी था, है ना, कौन जीतेगा कौन बचेगा, ये वाली बात थी। अब देखिए, जब ईरान को ये लगा कि इतनी एक सुपीरियर 2 पावर्स हमारे पर अटैक कर रही हैं, तो उसके और जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर उनकी टॉप लीडरशिप को उन्होंने वाइप आउट कर दिया, उस समय ईरान के पास एक वाकई में एक क्राइसिस का मोमेंट आ गया था। और जिस तरह से वो लोग बम्बार्डिंग कर रहे थे, उस तरह से ईरान को ये लगा था कि हाँ, कि एक ये समस्या बहुत बड़ी विपत्ति संकट आ गया है। अब देखिए, ईरान ने क्या किया, उसने कहा कि केवल अमेरिका हम पर अटैक नहीं कर रहा, केवल इजराइल नहीं कर रहा है, बल्कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो 9-10 जो खाड़ी के देश हैं, जो वहाँ पर उनके हवाई जहाज हैं, उनके ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, वो सब हैं, वो सब हमारे ऊपर हमला करने के लिए रखे गए हैं। तो अब देखिए, ईरान ने यही उसको माना, दिस इज द अमेरिकन एक्सटेंशन इन द अरब वर्ल्ड। 9-10 देशों में, वो अमेरिका तो भले वहाँ से कर रहा है अपना, लेकिन उसके तो साथ 9-10 देश खाड़ी के और देश भी मिले हुए हैं, इसलिए ईरान ने उसको डीहाइफेनेट नहीं किया। उसने कहा कि अमेरिका इजराइल प्लस, जिसे कहते हैं अमेरिका इजराइल प्लस सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, वो सबको उसने साथ में ले लिया। और उन्होंने कहा कि ईरान का ये मानना था कि भाई जब तक इनके बेस यहाँ रहेंगे तब तक हम इनको अपना टारगेट बना के रखेंगे। लेकिन ईरान ने शुरू में यह भी कहा था कि हमारा जो अटैक होगा इन देशों पर, वो इनके बेसिस पर होगा, हम आम जनता पर अटैक नहीं करेंगे। ये ईरान ने उस समय ये एश्योरेंस दिया था। तो कुछ जिसे कहते हैं कि वॉर नॉर्म्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं, उनके ऊपर सिविलियन सवाल लेना देना नहीं, लेकिन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो उन्होंने रखा है, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। अब क्या हुआ, ये एक लोकल वॉर था, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ अ रीजनल वॉर। अब उसमें 3 लोग नहीं लड़ रहे हैं, अब उसमें सारे और देश शामिल हो गए हैं। इस तरह से हमले चल रहे हैं दोनों साइड से। ईरान को ये लग गया है कि अब केवल ये एक मिलिट्री वॉरफेयर नहीं रह गया है, मिलिट्री में तो वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास एयर डोमिनेंस है और उनका मिसाइल, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको ये लगा कि जब तक हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकोनॉमिक एसेट पर, अमेरिका और उनके समर्थित देशों पर जब तक हम अटैक नहीं करेंगे, तब तक हमें रियल सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ईरान इट वांट्स टू मेक द प्राइस फेल्ट बाय दीज अरब कंट्रीज। उसको लगता है ईरान को कि इनको पता होना चाहिए कि आप अमेरिका के साथ मिलकर जो हम पर आपने इम्पोज किया वॉर को, उसकी कीमत क्या है। और कीमत क्या है कि उन्होंने उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मानना शुरू किया, चाहे अबू धाबी हो, चाहे रियाद में, सऊदी अरब में हो, चाहे कहीं पर भी है। अब देखिए उससे क्या हो रहा है, विद इन द अरब वर्ल्ड, विद इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, आपस में थोड़ा सा टेंशन शुरू हो गया।
आपस में रिफ्ट शुरू हो गई कि अब सब लोग कह रहे हैं, देखिए उसमें दोहा, ये कतार भी कह रहा है और बहरीन ने भी कहा कि नहीं अब इसमें सीज फायर करने का यानी कुछ डिप्लोमेसी करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो आप देखिए शुरू में जो डिप्लोमेसी के थ्रू वार्ता तो चली रही थी, लेकिन वो एक छद्म रूप से तो वार्ता के दौरान ही अटैक कर दिया, वार्ता के दौरान। तो दे नेवर वांटेड अ पीसफुल रेजोल्यूशन। उनका मतलब था कि बाय फोर्स दे शुड बी सप्रेस्ड या डोमिनेट करेंगे। अब अमेरिका को लग गया है, साथ में और जो उसके साथ और जुड़े हैं कि भाई इजराइल इज अ डिफरेंट कंट्री, आप उसको पूरी तरीके से ताकत से नहीं झुका पाओगे। अच्छा अब देखिए दूसरा यक्ष प्रश्न क्या हुआ, अगर इस समय आपने युद्ध रुकवा भी दिया जैसे तैसे, चाइना भी उसमें अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा, अभी आपको पता चला होगा 1.5 घंटे तक ट्रंप और पुतिन के बीच में, परसों की बात है, 1.5 घंटे तक वार्ता हुई है, जहां ट्रंप ने पुतिन से कहा है, मतलब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि आप इस युद्ध को रोकने के लिए थोड़ी सी आप उसमें अपना इंटरेस्ट लीजिए। एक समय यह था जब ट्रंप कहते थे हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, वो तो कभी हुआ नहीं, लेकिन आज वो अपने लिए हेल्प जरूर मांग रहे हैं। तो सर सवाल ये उठता है कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी अब इस बात का रियलाइजेशन होने लगा है कि मामला उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। ठीक है, इजराइल को भी थोड़ा बहुत इसका अंदेशा हो गया होगा। बाकी जैसा कि आपने बताया कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो सपोर्टर्स हैं एक तरह से अमेरिका और इजराइल के, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो सबको नुकसान होना है। तो अब इस सिनेरियो में, आज की सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अभी लंबा खींचेगा, या आपको लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन में इसमें कोई सीज फायर की स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए सर, अभी तो ऐसे कोई फ्रेश ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, ना दिख रहा है कि कहीं युद्ध रुकेगा। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वी हैव वन द वॉर, वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर, और हमारे जितने उद्देश्य थे हमने उसको लगभग प्राप्त कर लिए, और अब हमारे लिए वहाँ कुछ बचा नहीं है, वहाँ पर कुछ और करना। इजराइल ने कहा है कि देखिए ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टोटल डिस्ट्रॉय नहीं कर लेंगे और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरा विनाश नहीं कर देंगे, नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। तो इजराइल ने तो अपना बहुत स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि वो जानता है ये सब उसके नेक्स्ट डोर नेबर है, और जिस तरह से ईरान ने हिजबुल्ला को, हमास को, हूतियों को मदद दिया और अभी भी कर रहा है, इजराइल के लिए तो सिरदर्द है, ये तो दो रहने हैं। तो इजराइल के वॉर एम बहुत क्लियर है और इजराइल ने ये रेजोल्यूशन ले लिया। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात है, देखिए अब की नवंबर में 2026 नवंबर में ट्रंप साहब के लगभग 2 साल कंप्लीट होने लगेंगे। इस समय मिड टर्म पोल का भी वहाँ पर शुरू हो जाता है ना, जो सेनेट के लिए ये सब है, कांग्रेस के लिए। अब वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही वो ये है कि इस युद्ध ने अमेरिका को लिए एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ क्रिएट कर दिया, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट है 6 अमेरिकन मारे गए हैं, लेकिन किस हिसाब से पानी ये सब पैसा बह रहा है, लगभग अनुमान किया जा रहा है 20 अरब यानी 20 बिलियन US डॉलर्स इस युद्ध पर खर्च होंगे, इससे ज़्यादा ही खर्च होगा। अभी तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ थे, अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और आ गया है, ये जो जेराल्ड फोर्ड था, अब्राहम लिंकन था, और जॉर्ज W बुश भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया। अब आप कह रहे हैं कि ये युद्ध हमने जीत लिया है, जब युद्ध जीत लिया तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आप क्यों भेज रहे हैं वहाँ पर? तो इसलिए ये चीज़ें दिखा रही, और जिस तरह से उन्होंने यूनिलैटरली विक्ट्री अपने आप को डिक्लेयर कर लिया है, कहीं से नहीं लगता। और देखिए ईरान ने कह दिया हम अगले 10 वर्ष तक ये युद्ध लड़ते रहेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, अमेरिका के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप साहब कह रहे हैं बार बार कि इनको केवल सरेंडर नहीं, बिना शर्त इनको सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ने कह दिया अगले 10 साल तक नहीं होगा, और उसने बल्कि एक वीडियो जारी किया है जो इसके अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स और क्या क्या पूरा जखीरा भरा पड़ा, उसका पूरा उसका वीडियो बनाकर उसने डाल दिया है, पब्लिक डोमेन में डाल दिया अमेरिका के लिए। देख लीजिए, आप कह रहे हैं आपने जीत लिया, हमारे पास अगले 10 वर्ष से ज़्यादा। अच्छा अब देखिए ईरान के पास जो जिस तरह से अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है हथियारों का, बहुत तेज़ी से हो रहा है, जबकि अमेरिका के पास जो स्टॉक पाइल्स है वो रिड्यूस होती जा रही है, उसका जो इंटरसेप्टर वो खत्म हो रहा है, जो उसने थर्ड बैटरीज लगाई हुई थी अपने खाड़ी के देशों के साथ, उसमें कम से कम 4-5 थर्ड बैटरीज को जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो सब खत्म हो चुके हैं, सब बर्बाद कर दिए हैं ईरान ने। तो इस समय अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू एग्जिट द वॉर। अब वो मतलब विदाउट लॉस ऑफ फेस वो बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए देखिए ये बड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। अभी तो पूरी तरीके से लोहा ले रहा है, अभी आपने देखा कि उसने समुद्री माइन बिछा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को उसने जाम कर रखा है, और अमेरिका ने कह दिया वी हैव वन द वॉर, लेकिन हार्मोज तो एकदम बंद है। वो आप वॉर तो तब कल तो थाईलैंड के जहाज नीरा पे उसका अटैक हुआ है, उसमें कुछ भारतीय नाविक भी थे, उसमें 2 नाविक मारे गए, 2 नाविक मारे गए जी। और साथ में अमेरिका ने कहा कल हमने लगभग 16
ईरान के जो मिसाइल वाले शिप थे, सॉरी माइंस ले डाउन करने वाले शिप थे, हमने 16 को डुबो दिया है। लेकिन करने के बाद भी अभी भी वो हॉर्मोज अभी बंद है। और देखिए वहाँ पर हॉर्मोज जो स्ट्रेट है उसमें पूरा नीचे सी बेड पर पूरा माइंस लगा दिए हैं। अब केवल माइंस एक तरीके के नहीं, मिड वाटर माइंस भी होती है, एक तो तलहटी पर होता है, दूसरा बीच में होता है। अब देखिए जो शिप वहाँ पर लंगर डाले खड़े हैं, अगर शिप जो लंगर डालता है और किसी माइन से टकरा गया तो वो वर्चुअल एक्सप्लोड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा शिप। तो ईरान ने तो ऐसी व्यवस्था करने लगा है। और देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है 33 किलोमीटर लंबा माना जाता है और जो उसकी चौड़ाई लंबाई इसी तरह से है। अब देखिए पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पूरे किनारे ऑल अलोंग द रूट उसने क्या किया, पूरे रॉकेट लॉन्चर लगा दिए अपने। बैलिस्टिक मिसाइल्स खुलती हैं, बस सैलोज से बाहर आती हैं, फायर करती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, बंद हो जाता है। वो पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओपनिंग है, कहाँ से दागकर चली जाती हैं। तो अमेरिका को ये सारे चैलेंजेस अभी एड्रेस करना होगा। और ये कह देना कि हम जीत चुके हैं, ये तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है। तो इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक नया केंद्र बन गया है, टेंशन का बन गया है। और ट्रंप साहब की सफलता का सूचक यही होगा कि आप पहले हॉर्मोज स्ट्रेट को आप खुलवाइए। अगर भारत के लिहाज से देखा जाए सर, तो ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, खासकर व्यापारिक टर्म्स की अगर बात करें, हमारे ट्रीटी साइन होने जा रही है। तो इस समय भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए और जो अभी चल रहा है आपको लगता है कि सही है? देखिए बहुत तरीके की बातें आ रही हैं भारत की विदेश नीति को लेकर इस युद्ध के संदर्भ में। अब देखिए कुछ एक पक्ष है हमारे यहाँ जो कहता है कि नहीं, हमें खामनेई की मृत्यु का उनको हमें खेत पकड़ करना चाहिए था, साथ में आलोचना करना चाहिए था पाश्चात्य देशों ने जैसे किया है कि वो स्किल ट्रेचरसली हमें खुलकर आलोचना करने, कंडमनेशन हमें करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें अमेरिका और इजराइल को इस पर संदेश देना होगा कि जिस तरह से आप युद्ध चला रहे हैं ये गलत है। यानी एक तरीके का ये जो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है। भारत सरकार ने क्या किया, बेसिकली तो है वेट एंड वॉच पॉलिसी। क्योंकि जैसे आपने स्वयं कहा हमारे दोनों से संबंध रिश्ते हैं। ना भारत ने इजराइल को समर्थन दिया है, ना अमेरिका को समर्थन दिया है, ना उसने कहा, बल्कि भारत ने बार बार कहा है, पहले भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था पुतिन के साथ। और वही चीज़ है, वी वांट द डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। जो तनाव इतना हो गया है, हम चाहते हैं उससे आप नीचे आइए। और जब तनाव कम होगा तो आप डायलॉग में भी आएंगे, डिप्लोमेसी में भी आएंगे, निगोशिएशन करेंगे। अभी जिस हिसाब से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से ये रिक्वेस्ट किया है कि पुतिन आप यू ब्रेक द साइलेंस, यू ब्रेक द आइस, आप आगे आइए, कुछ हम लोग का मतलब साथ लेकर चलिए थोड़ा सा। क्योंकि अमेरिका को लग गया है अब ज़्यादा दिन तक ये युद्ध खिंचा तो सबसे बड़ा लूजर अमेरिका होगा। क्योंकि एक तो उसकी सुपर पावर की छवि जो है वो बहुत ही तेज़ी से टार्निश हो रही है। आज खाड़ी के देश जो सहयोगी देश हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन, कतर, उन्होंने कहा हमने आपको अपने यहाँ मिलिट्री बेस देने का जो हमने आपको ये दिया है, अब तो हमें लग रहा है कि हम आपकी वजह से हम लोग युद्ध में फंस गए हैं। अगर युद्ध यहाँ बेस ना होता तो संभवतः वो हम पर ना अटैक करता। अब उसने कहा जो आपने हमको सिक्योरिटी गारंटीज दिया, जो खाड़ी के देश हैं, ये क्या वास्तव में हमारे लिए काम करे? क्योंकि हमारी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट, इकोनॉमी सब डैमेज हो रही है। सऊदी अरब में तो 1 करोड़ लीटर तेल जल गया। उनके ईरान में भी तेल के कुएं जल रहे हैं, सऊदी अरब में भी। चलो उसकी आरामको को देखिए, उसने किस तरह से डैमेज कर दिया, उसका तो ऑयल प्रोडक्शन ही बिल्कुल डाउन हो गया। तो इसलिए देखिए सारे देश बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और ऐसे में एक यही हो सकता है कि एक निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, और भारत भी इसी बात का पक्षधर है। और देखिए फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजन होते हैं आज वेरी वेरी डेलिकेट। ये कह देना हमारे को राजनीतिक दल कहे तो देंगे आराम से, भारत को आलोचना करनी चाहिए था, उनकी कंडमनेशन करना चाहिए, नहीं, सबके अपने अपने सेंसिटिविटीज है भाई। हम देखें इजराइल में हमारे, मुझे लगता है सर कि आज की तारीख में बहुत सारी चीजें बदल भी चुकी हैं, लिहाजा विदेश नीति का भी थोड़ा परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लाजमी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें नहीं भूलना होगा भाई ईरान के साथ हमारे मित्रवत रिलेशंस है, चाहे बाहर का जो हमारा वो हुआ है, इजरायली जो रिजिम था उसने, लेकिन साथ में जो आर्टिकल 370 हटाया भारत सरकार ने, कितनी आलोचना हुई, कितना ईरान ने कहा कि यहाँ पर तो ईरान कश्मीर में तो अब जो यहाँ पर लोग हैं, यानी जो माइनॉरिटी जो तथाकथित है, उनके ऊपर अत्याचार उसी तरह से होंगे जैसे गाजा में हो रहा है या म्यांमार में हो रहा है। बहुत आलोचना किया था 370 को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देखिए किस तरह से इजराइल ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर किया। हमारी सुरक्षा की जो जरूरत है वो इजराइल पूरी कर रहा है। हमें अमेरिका को नहीं भूलना होगा, हमारा उससे कम से कम $150 बिलियन का ट्रेड है इस समय। लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर भारत सरकार का जो एक कैलिब्रेटेड जो रिस्पॉन्स है, सोच समझ कर
और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में अधिक से अधिक बात कह जाना। देखिए, भारत ने आलोचना किया है कि जो मिसाइल हमले हो रहे हैं वो गलत है, लेकिन भारत सरकार ने नाम नहीं लिया। ईरान जो कर रहा है उधर से भेज रहा है, या ईरान का नाम जो इजराइल ने लिया। जो भी इजराइल से जो भी हमले हो रहे हैं, चाहे ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल से, चाहे किस तरह से, ये सब गलत है। इसको तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। तो संजय गुप्ता साहब का एक कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लग रहा है कि है वो ये है कि चाइना ने जो अपनी शिप भेजी है फारस की खाड़ी में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर चाइना और रसिया जो है इस वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा होता है तो स्थिति आगे चलकर बहुत खराब हो सकती है। लेकिन जिस तरह के सिनारियो आज की तारीख में है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद नेगोशिएशन टेबल पर कुछ तरक्की देखने को हमें और आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।